नमस्कार दोस्तों, हमने एक ऐसी रचना को चुना है जो शायद आप सबके दिल तक पहुंचकर आपकी सोच और आपकी मानसिकता को झकझोर दे। लेखक हमारे साथ हैं, स्टूडियो में समीक्षक हमारे साथ हैं, लेकिन शुरुआत इस उपन्यास में समाहित गीत की उन पंक्तियों के साथ जो शायद हम सब के दिल के तार छेड़ दे। हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया, सुना ए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। हरियर धनवा के नील भइल खेतिया, नील भइल खेतिया, सुना ए लोगिन ई दुख भरल बतिया, नील भइल खेतिया। हरियर भइल नील भइल खेतिया, शायद शब्दों में कोई फेरबदल है, लेकिन शायद इसने मेरे दिल के तार को झकझोर दिया और ये भाव स्वतः मेरी जुबान से निकल आए। स्वागत करता हूँ मृत्युंजय का आज के इस कार्यक्रम में। इस उपन्यास के लेखक, इस उपन्यास के सृजक, इस उपन्यास के सृष्टिकर्ता। फक्र महसूस करता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ सर आपको स्टूडियो में पाकर। एक ऐसी रचना आपके कलम से निकलकर लोगों तक पहुँची है। आज ही के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत प्रोफेसर अभिजीत सिंह का, एक प्राध्यापक, लेकिन साथ ही साहित्य के साथ बहुत गंभीरता से जुड़े हुए हैं आप, और इस पुस्तक पर आपकी एक अपनी समीक्षा है। आज सुनने वालों के सामने आप उसे पेश करेंगे, आपसे गुजारिश है। आज ही के इस कार्यक्रम में इसी उपन्यास की पाठिका उषा शॉ हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैं मृत्युंजय जी आपसे करना चाहूँगा। गंगा रतन विदेशी को अगर आप अपने शब्दों में बयां करना चाहें संक्षेप में, तो क्या कहना चाहेंगे? गंगा रतन विदेशी अगर संक्षेप में मैं बयान करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ये एक अपनी ज़मीन से उखड़ गए लोगों की, जो प्रवासी होकर जीवन बिताते हैं, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी से तीसरी जगह जाते हैं और तीसरी से चौथी जगह, न जाने कितनी कितनी जगहों पे जाते हैं और वहाँ पर अपनी जड़ों को तलाशते फिरते हैं, अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करते हैं और तब भी उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो आखिरकार अपने अस्तित्व का निर्माण अस्थायी रूप से कभी कर पाएंगे क्या। ये कथा सच पूछिए तो कथा का सारांश यही है, किंतु तथ्य जो हैं इसका समय काल 1860 से लेकर 1971-72 तक का है। तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा का है पूरा का पूरा फलक। जो पहला जहाज़ यहाँ से, ट्रूरो जहाज़ यहाँ से गिरमिटिया मजदूर को लेकर साउथ अफ्रीका नाटाल गया था, और नाटाल में जो यहाँ से लोग गए थे उनमें से एक व्यक्ति के और उससे बने परिवार की 2 पुश्तों की कहानी है ये, जो साउथ अफ्रीका में कैसे जीते हैं, फिर वहाँ से भारत क्यों आते हैं। किंतु इस पूरी कथा में एक और जो ताना बाना अपने आप आता गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि वही समय नाटाल साउथ अफ्रीका में भी आंदोलन का था जहाँ गांधी मौजूद थे जी। और वही बाद में गांधी भारत आते हैं तो भारत के साथ गंगा रतन विदेशी के पिता महात्मा गांधी के साथ गंगा रतन, पीछे पीछे महात्मा गांधी के साथ गंगा रतन विदेशी के पिता रतन दुलारी भी आते हैं। उनको क्या क्या झेलना पड़ता है। भारत आज़ाद हो जाता है, ये बेघर हो जाते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद और सत्याग्रहियों का क्या काम। तो इसी तरह ये कथा समझिए कि इसका कोई अंत नहीं है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई इसका अंत आपने क्या कहेंगे, सुखांत है दुखांत है। सच पूछिए तो सुखांत दुखांत तो तब कहेंगे जब कुछ कथा का अंत हो। ये कथाएं अभी भी बन रही हैं और आज भी बन रही हैं। बहुत खूब। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में प्रोफेसर अभिजीत सिंह से पूछा था कि इस विषय पर उपन्यास की कोई दूसरी दिशा आपको दिखती है, तो प्रोफेसर अभिजीत सिंह ने बड़े दावे के साथ कहा कि नहीं। हमारे बीच आप मौजूद हैं प्रोफेसर सिंह। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस पुस्तक की समीक्षा जब आपने की तो आपको इसमें ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण बात नजर आई जहां हम खुद को इस किताब से जोड़ सकते हैं? समीक्षा के दौरान इस तरह के पहलू जल्दी उभर कर नहीं आते हैं, चिंतन के दौरान आते हैं, और ये चिंतन जो है इस उपन्यास को लेकर ये निरंतर चलता रहता है। सर ने अभी कुछ बातें की जो मैंने अपनी समीक्षा में उसका जिक्र नहीं किया है मैंने, या कहिए कि नहीं कर पाया हूँ। दुखांत सुखांत की बात की सर ने जी, सुंदर सा गीत गाया, उसमें दुख की बतिया की सर ने। और आप देखिए कि रचनाएं वही महान और कालजयी हो पाई हैं जिनका अंत ट्रेजिक रहा हो। जब तक ट्रेजेडी का पुट नहीं आता है, त्रासदी का पुट नहीं आता है, रचना में वो दर्द पैदा नहीं होता है जो आपके हृदय के अंदर तक बैठ जाए। और इस रचना में अंत में वही दर्द बैठ जाता है।
आप दीपू को लेकर जो भी इस रचना के अंत में होता है, आप देखिए कि वो गंगझरिया के हृदय में बैठ गया है, वो गंगा रतन के हृदय में बैठ गया है, और जो दीपू को ले जाकर लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि अब डोना खुश रहेगी, वो डोना के हृदय में भी एक दर्द बैठा हुआ है कि जो ले जाना चाहती थी वो नहीं ले जा पा रही है, कुछ और ले जा रही है। तो इसका अंत एक ट्रेजिक अंत है, मैं उसे सुखांत नहीं मानता हूँ। उषा जी, आप अपनी समीक्षा बताएं। आप एक पाठिका हैं, आपने इस किताब को पढ़ा है और आपसे हमारी बातचीत हो रही थी इस किताब को लेकर, तो आपने भी अपने विचार रखे थे, आप सुनने वालों से उसे साझा कीजिए। जी, इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी सांस्कृतिक चेतना को लेखक ने बड़े मजबूती के साथ प्रस्तुत किया है। और जहाँ मैं देखती हूँ कि डोना का चरित्र जब सामने आता है तो डोना के हृदय में जो दुख है और जो दर्द है, जो वेदना है, वो तो है, लेकिन वो महिला एक सशक्त महिला के रूप में उभरती है और कहीं कहीं असमंजस की स्थिति में है। और उपन्यास के जो तत्व हैं, उपन्यास के तत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए, पात्रों का चयन, कथोपकथन, संवाद और लेखक का अपना एक विशाल फलक है। दूसरी बात, जैसे उदय प्रकाश जी ने इस समीक्षा में कहा है कि वाल्मीकि रामायण में उन्होंने, वो तो उसके रचयिता है ही, लेकिन वो स्वयं भी वहाँ हैं। उसी तरह से इस उपन्यास में ऐसा लगता है कि लेखक स्वयं वहाँ उपस्थित है और लेखक के जो मार्मिकता है, जो मर्म भरी वेदना है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। देश के एक बहुत प्रतिष्ठित पब्लिशिंग हाउस ने, प्रकाशक संस्था ने समीक्षा के दौरान इसे संभाल कर पसारने और पसार कर संभालने का तमगा दिया है। तो मैं फिर एक बार मृत्युंजय जी आपसे मुखातिब हूँ, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप इस बात से कितने सहमत हैं और क्यों? ये तो प्रकाश उदय जी की ही बात है, ये संभाल कर पसारना और पसार कर संभालना। उन्होंने बड़े ही काव्यमय दृष्टि से और काव्यमय रूप से वर्णन किया है और मैं पूरा सरोकार रखता हूँ इस चीज़ से कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस उपन्यास को की जो प्रारंभिक कथा थी, जब शुरू किया था मैंने, तो मुझे शुरू और अंत दोनों नज़र आ रहा था। बट धीरे धीरे जैसे मैं चलता गया, मुझे लगा जैसे मुझसे शुरू का छोर तो छूट ही रहा है, अंत भी पता नहीं कहाँ चला जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। सच पूछिए तो जो अंत मैंने सोचा था वह अंत हुआ ही नहीं, वो हो ही नहीं सका। और उसका कारण सिर्फ एक है कि इस उपन्यास को लिखते वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि जब आप पात्रों का निर्माण करते हैं तो वो पात्र निर्जीव कथा के पात्र नहीं रहते, वो जीवंत होने लगते हैं, वो आपसे संवाद करना शुरू करते हैं, फिर आपसे एक अधिकार क्षेत्र बनता है उनका और वो आपसे डिमांड करने लगते हैं कि मैं तो यही करूँगा, मैं ये कैसे कह सकता हूँ, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ ही नहीं। और इसीलिए प्रकाश उदय जी ने ये बात कही है कि इसको संभाल कर पसारा गया। तब उस वक्त संभलने की ज़रूरत होती कि उपन्यास अपने आप फैलता तो जा रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फैलने में बिखर न जा सके। तो सारे तंतुओं को, सारे धागों को पकड़ के रखना, ये बहुत बड़ी बात। प्रोफेसर अभिजीत, क्या आपको लगता है इस पूरे उपन्यास के दौरान जब आपने इसका अध्ययन किया, जब आप इसकी गहराई तक गए, जब आपने इसके पहलुओं को सोचा, पात्रों से खुद को रूबरू किया, तो क्या आपको कहीं भी एहसास हुआ कि लगाम छूटती जा रही है? बतौर पाठक मैं कहूं कि अगर ये उपन्यास बिखर गया होता, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, तो ये उपन्यास 600 पन्नों में जाता और उसका कोई जिस्ट नहीं निकल पाता। लेकिन ये उपन्यास अपने आप में बहुत ही कसावट और बंधा हुआ उपन्यास है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इस उपन्यास का एक एक चरित्र आपको बार बार इतिहास के किसी न किसी चरित्र की याद दिलाएगा। और मैं जानता हूं कि लेखक लिखते समय एक साथ इतने चरित्रों की कल्पना नहीं कर सकता कि मुझे इस चरित्र से भी प्रभावित रहना है, इससे भी। आप देखिए कि निराला ने आज़ादी के पहले कुल्ली भाट की रचना की, जिसका चरित्र जो होता है वो कांग्रेस के लिए राजनीति करता है और कांग्रेस उसकी मदद नहीं करती है। जब निराला तत्कालीन कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तत्कालीन कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जब निराला उसके लिए सिफारिश करते हैं तो वहां से एक स्टेटमेंट आता है कि कांग्रेस आपसे पैसे ले तो सकती है लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को पैसे दे नहीं सकती है। अब देखिए कि यही हालत होती है लगभग रतन दुलारी के साथ। अपना सारा जीवन जो हो राजनीति के लिए और देश की आज़ादी के लिए होम करने के बावजूद उस आदमी को, अभी सर ने कहा कि जैसे ही आज़ादी मिली उस आदमी का जीवन बिखर गया। और मुझे लगता है गंगझरिया ना होती तो जैसे संभाल कर पसारना और पसार कर संभालने की बात हो रही है, वो आदमी न संभल पाता और न ठीक से उसका जीवन ये दीपू तक पसर पाता। बिल्कुल। उषा जी, आपको क्या लगता है कि जहाँ पर फिर हम उसी मुद्दे पर हैं, उस दौर से गुजर रहा था लेखन,
जब सृजन काल से गुजर रहा होता है, तो जो इस उपन्यास को जो हमने देखा है, इसके फलक को पढ़ा, तो ऐसा लगता है कि बड़े ही कोमल भावनाएं, कहीं कहीं तो बहुत ही सॉफ्ट कोमल भावनाओं के साथ साथ, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यथार्थ बोध को लाने के लिए लेखक कहीं कहीं क्रूर भी होता है, और क्रूर होने के बाद जो सच्चाई है, जो कठोर सच्चाई है, लेखक को उसे लाना ही पड़ता है, जिसके लिए लेखक ने इसे, जैसा कि अभी अभिजीत ने कहा कि ये 500 को क्रॉस कर जाता पृष्ठ संख्या, तो पृष्ठ संख्या 357 में ही इन्होंने समेट लिया है। और इसका वितान जो है या 1860 से लेकर इन्होंने 1972 तक दिखाया है। तो ये विशाल फलक। और फिर मैं वहीं पर आती हूँ कि जब लेखक जब सृजन करते हैं तो विभिन्न आयामों से गुजरते हुए भावनाओं को संभाल कर, और बड़े कहीं कोमल है, कहीं बहुत ही कठोर होना पड़ता है, तो लेखक वहाँ मुझे सफल दिखाई देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता पात्रों के नाम, पात्रों के नाम है, अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है जिस तरह से इन्होंने देश काल और इसका वर्णन करते हुए पात्रों का नाम जो दिया, विशेष अर्थ में बिल्कुल विशेष है, अद्भुत है। यहाँ उषा जी ने एक बहुत मज़ेदार बात छेड़ दी है और सुनने वालों में भी उत्सुकता जाग उठी है। बात करेंगे उस पर हम हमारे लेखक मृत्युंजय जी से। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आता है, सत्याग्रह के बाद आपकी इस पूरी उपन्यास का अगर हम एक नैरेटिव अगर हम तैयार करें तो ये होगा कि सत्याग्रह के पहले की बात और सत्याग्रह के बाद की बात। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने सत्याग्रह के बाद की जो स्थिति बनी देश की, उस पर एक व्यंग्य किया है? व्यंग तो लेखक या कवि व्यंग करता नहीं, वो स्थितियाँ व्यंगमय हो जाती हैं, बना देती हैं चीज़ों को। अब जो हैं हम तो वही बयान कर सकते थे, क्योंकि सत्याग्रह के पहले का जो माहौल था वो एक ऐसा माहौल था जहाँ की देश के लोग जो पीड़ित थे वो लड़ रहे थे अत्याचार के खिलाफ, दानवीय अंग्रेज़ों के दानवीय अत्याचार के खिलाफ, जिसमें सब शामिल थे। गंगारतन विदेशी के पिता रतन दुलारी और इसके जैसे तमाम लोग, भारत में तमाम लीडर, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, कृपलानी जी थे, मगफूर अहमद एजाजी, जिनका नाम भी सुनने को आपको नहीं मिलेगा आजकल इतिहास में, वो सही में इतिहास के कैरेक्टर है। मैंने एक काम ज़रूर किया, मैंने इस बात में ईमानदारी बरती है कि जितने भी इतिहास से चरित्र आए हैं मेरे इस उपन्यास में, वो चरित्र सब सत्य में वो हैं, ऐतिहासिक चरित्र हैं, वो थे। और उनका जो चरित्र जो बयान हुआ है उसमें मैंने कोई व्यतिक्रम नहीं किया, मैंने उसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। मगफूर अहमद एजाजी जैसा सत्याग्रही जो अपने बेटे की, इस किताब में उसका वर्णन नहीं है लेकिन मैंने शोध में देख पाया था, उस आदमी पर इतना जुल्म हुआ बाद में और कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई उसको। वो अपने बेटे की क्रियाकर्म जिसको कहते हैं कि वो मिट्टी देने तक वो आदमी के हाथ में नसीब नहीं हुआ। उसका बेटा गुजर गया और वो आदमी सत्याग्रही बाहर बाहर तड़ीपार होकर यहाँ वहाँ छुपता फिरा। तो ऐसे आप जब इन सब चीज़ों को बयान करते हैं, ये सच चीज़ें हैं, ये इतिहास के सत्य हैं। हमने इन्हीं इतिहास के सत्यों के दर्द को अपनी कथा में, क्योंकि अब ये सब चीज़ों को तो हम नहीं स्थान दे सकते थे, तो इतिहास हो जाता सारा, तो हमारी कथा तो काल्पनिक है। तो इसी दर्द को मैंने इसमें पिरोने की कोशिश की है कि ये सारे दर्द उस समय अगर नहीं उभर के आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे। इसीलिए आप देखें, जब सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का जब मैं वर्णन करता हूँ, अगर चंपारण सत्याग्रह सच पूछे तो 50-60-70 पेज चंपारण सत्याग्रह ही ले लेता, लेकिन मैं तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में नहीं लिख रहा था। वो तो बिल्कुल गंगारतन विदेशी के जीवन के पार्श्व में जो पृष्ठभूमि जो तैयार हुई थी, वो एक तरह से एक उस गति में एक पड़ाव था, उस पड़ाव से हमें निकलना था वहाँ से किसी तरीके से। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी पात्रों को मैंने इसमें कोशिश किया है बनाने की, वो पात्र सब हैं, यहीं के हैं। ये और बात है कि उनका चयन मैंने थोड़ा उसी हिसाब से किया कि एक पात्र में, जैसे वो जो कहते हैं ना, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखो। तो हमने कोशिश किया है कि निदा फाजली की तरह एक एक चरित्र ऐसे गढ़े जाएं या उठाए जाए, ऐसे चरित्र जिनमें कि 10-20 आदमी उस समय के नजर आए। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। प्रोफेसर अभिजीत,
इस तरह से जो बातें अभी तक हमने की उससे एक बात तो उभर कर आई कि अलग अलग पहलुओं में समेटा गया उपन्यास है ये। और जो बात अभी हमारे लेखक श्री मृत्युंजय जी ने जो कही, सबके सामने सुनने वालों ने भी सुना कि अलग अलग पहलू से निकल कर आने की जो टाइमिंग है इस उपन्यास में वो बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत। यहाँ फिर एक बार वही बात आती है कि पसार कर संभालने वाली बात। तो प्रोफेसर अभिजीत, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप ये बताइए कि क्या आपको कहीं भी ये लगता है समीक्षा के दौरान कि किसी एक पहलू से निकलने में लेखक ने देर कर दी या फिर किसी एक पहलू से लेखक जल्दी निकल आया बाहर? देखिए, एक छोटी सी घटना की ओर इशारा करने पर मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जी, स्वागत है आपका। पिकासो से एक बार किसी ने पूछा था कि आप यंग एज में जो पेंटिंग किया करते थे उसकी पोर्ट्रेट हमें देखने में समझ में आ जाती थी, लेकिन जब आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई आपकी पोर्ट्रेट्स जो हैं वो मतलब मनुष्य का विकृत चेहरा दिखा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकृत चेहरा नहीं दिखा रही थी, मनुष्य के अंदर का विकृत चेहरा दिखा रही थी। मैं यंग एज में मनुष्य का बाहरी चेहरा चित्रित कर रहा था और जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता गया मैं मनुष्य के अंदर को चित्रित करना शुरू किया मैंने। तो अब आप समझ रहे हैं कि उपन्यासकार जो लिख रहा है वो लिख नहीं रहा है, उसकी चेतना उससे लिखवा रही है। ये अनुभव होता है जो लिखवाता है, और ऐसी चीज़ों में किसी चीज़ का छूट जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। छूटना ये लेखक का निर्णय नहीं हो सकता है, ये दुर्घटना हो सकती है, लेखक का निर्णय नहीं हो सकता है कि मैंने छोड़ दिया। अभी सर ने इशारा किया कि 50, 60, 70 पन्ने जो हैं वो चंपारण पर चले गए। लेखक का उद्देश्य नहीं था चंपारण को लिखना, लेकिन उन्होंने एक पृष्ठभूमि रची और उस पृष्ठभूमि के पीछे फिर एक पात्र जन्म लेकर निकलता है जिसका नाम होता है रतन दुलारी, और रतन दुलारी के संघर्ष और गंगझरिया के संघर्ष से एक नया पात्र पैदा होता है जिसका नाम होता है गंगा रतन विदेशी। चरित्र को स्थापित करने के लिए यानी एक कड़ी जो है वो हमेशा जुड़ी होती है, ये पूरा का पूरा चेन जो है वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि जहां से उपन्यासकार इस उपन्यास को खत्म कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद कोई इतना ही कल्पनाशील और सृजनशील व्यक्ति हो तो वो दीपू की कहानी लिखने में समर्थ रहेगा, इस उपन्यास का इतिहास लेकर, इसकी विरासत लेकर। प्रोफेसर अभिजीत, एक और सवाल आपसे, गीत संगीत का समावेश जो इसमें हुआ है उसके बारे में सुनने वालों को बताइए। देशज, बिल्कुल देशज। और मुझे लगता है कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार के समुदाय से आते हैं और जिन लोगों का इतिहास रहा है कि जिनके बाप दादा कभी वहाँ से बाढ़ग्रस्त या किसी समस्या से जूझ कर आकर यहाँ बस गए, वो तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा चित्रण है। और जो संगीत है इसमें होली के संगीत जो गाए जा रहे हैं, बिरहा जो गाया जा रहा है, और यहाँ पर खासकर मुझे तो दिल को छूने वाली चीज़ें लगती हैं जब कलकत्ते में लोग बैठकर वो गाना गा रहे हैं। कलकत्ते में यहाँ शहीद मीनार के पास का जिक्र किया है सर ने, और मेले लग रहे हैं और वहाँ पर मतलब वो सारी चीज़ें हम लोग अपने बाप दादाओं से सुनी है कि कैसे लोग जाते थे और एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान किया करते थे, क्या भरोसा होता था लोगों में। आज लोग एक दूसरे को अपना नंबर देने में डरते हैं और लोग उस समय अपने कमाए हुए महीने के पैसे दे देते थे कि जाके मेरी माँ को दे देना, जो कितना कम होता था, जितना कम होता था, लेकिन लोगों में भरोसा होता था और वो भरोसा अमूल्य था। और लेखक बताना चाह रहे हैं कि वही अमूल्य भरोसा जो है हम लोगों ने आज खो दिया है। प्रोफेसर मृत्युंजय, फिर आपसे मुखातिब हूँ, चूंकि एक सवाल हमारा छूट गया था, पाठिका उषा शॉ ने जो जिक्र किया था चरित्र के नाम, पात्रों के जो नाम आपने चुने, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? आपने गंगा रतन विदेशी, दीपू और इस तरह के नाम जो आपने चुने, इसके पीछे गंगा रतन विदेशी, हाँ, गंगा रतन विदेशी नाम तो समझिए कि अचानक से, जितना प्रकाश उदय जी ने जितना तर्क और जितनी युक्ति उसमें लगाई है उसको वर्णन करने में, शायद मैं कहूँगा कि उतनी युक्ति मैंने नहीं लगाई थी। हो सकता है कि ये कुछ दैवीय हो, कुछ कभी कभी बड़ी दैवीय चीज़ें घटित हो जाती हैं, कुछ ऐसा हो जो मुझसे करवा गया, क्योंकि मैंने तेलुगु सुनीता और तेलुगु दीपक के बीच में मैंने कोई संपर्क रखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अपने आप वो हो गया है। लेकिन कुछ पात्र जैसे रतन दुलारी, हाँ, रतन दुलारी का नाम उसकी माँ से होना, इसको मैंने विशेष करके उसके रूप से चुना था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता रहा है कि हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अक्सर स्त्रियों का नाम पुरुषों के टाइटल देकर बदल जाते हैं और घर के बच्चे अपने पिता का नाम, पिता की जात का नाम अपने ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर मैं इस उपन्यास के ज़रिए, इसमें कोई शक नहीं कि मैं कहना चाहता था कि आजकल आप देखेंगे कुछ बच्चे करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि फिर माँ का नाम क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या खराबी। इसलिए आप रतन को देखिएगा कि वो अपने रतन जो है वो दुलारी उसकी माँ का नाम था, तो उसकी रतन दुलारी हो गए वो। उसी तरह से गंगा रतन, चूँकि इसकी माँ थी
गंगा, तो गंगा रतन वहाँ से चले आए, गंगा रतन बन के। उसी तरीके से लक्ष्मीदीप, ये बाद में ये चेतना मुझ में जागी कि यह शायद सही हो रहा है, ऐसा ही करना चाहिए मुझे। और दूसरी बात कि कुछ कैरेक्टर जैसे हैं गंगझरिया। अब गंगझरिया बड़ा ही देसी नाम है, ऐसे नाम आपको कम मिलते हैं, बड़े अनकॉमन नाम है। बट सच पूछिए तो हमारे अपने ही पटीदार में अपनी जो गुतिया होते हैं हमारे, उनमें एक हमारी दीदी हुआ करती थी जिसका नाम था गंगझरिया। और जब मैं गंगझरिया का चरित्र जब मेरे सामने उभर कर आने लगा तो मैंने देखा हर बार रह कर वही गंगझरिया उभर के आती थी मेरी दीदी, क्योंकि शायद उसके अंदर वही सारे गुण थे जो मेरे चरित्र में उभर रहे थे। तो मैंने कहा कि फिर क्यों ना नाम इसका गंगझरिया ही रहे, इसमें असुविधा क्या है। हाँ। उसी तरह हमारे गांव में कई सारे नाम, हमारे गांव में जब लोगों ने किताब पढ़ी तो वास्तविक नाम है सारे, तो सारे कुछ लोग तो चौंक पड़े। हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि तुमने एक एक कैरेक्टर को कैसे इतने दिनों तक तुमने याद रखा है। तो कुछ नाम बाबू परवेश। अब बाबू परवेश में 4-5-6 राजपूती लोग हैं उसके अंदर समाये हुए, लेकिन बाबू परवेश थे और उनके आन बान शान जिस तरीके से वो बात करते हैं वो वैसी ही थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि कथाकार कहीं आसमान से, हवा से, कोई हवाई तत्व से जोड़कर कोई चरित्र निर्माण नहीं करता। अब मैं हो सकता है किसी दिन कोई कथा लिखूं जिसमें मनीष से मिलता जुलता कोई व्यक्तित्व हो, या अभिजीत से मिलता जुलता कोई व्यक्तित्व हो, या उषा जी से मिलता जुलता कोई चरित्र या व्यक्तित्व हो, लेकिन हो सकता है वो पूरा का पूरा ना हो। वो एक, हम लोग कहते हैं एक मिली जुली चीज होती है, एक मिश्रण होता है जिससे हम लेकिन एक रूप देखते हैं उसमें। ऐसे ही रूपों को लेके हमने इस चरित्र निर्माण सारे किए हैं, मैंने किए हैं। अब ऐसे समीक्षक आलोचक जो हैं वो उनमें कहीं आपने कल्पना का सहारा लिया है। हाँ, बिल्कुल, मतलब छाया रूप में। बिल्कुल। उषा जी, इसमें मूलतः देखा जाए तो विरह का क्षोभ है। आपको क्या लगता है, एक पाठिका की हैसियत से बहुत साधारण सा सवाल, शायद बहुत सारे सुनने वालों के जहन में भी आ रहा होगा कि इस तरह की चीज़ों पे फिल्में बहुत बन चुकी हैं, तो एक पाठिका की हैसियत से क्या लगता है कि कल के दिन हम इस तरह की कोई फिल्म हमारे सामने आए, बिल्कुल, तो लोग उसे पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए जीवन का जो रूप है उसमें वेदना, दर्द, कष्ट, दुख ये होना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना जब तक इंसान को दुख नहीं मिलता, कष्ट नहीं मिलता, उसके चरित्र का जो गठन है ना, वो संपूर्ण रूप से मजबूती के साथ उसका गठन नहीं होता। इसलिए इसमें जो दर्द है, वेदना है, वो एकदम जैसे कहिए कि नॉर्मल है, सामान्य है, ये होना ही चाहिए और हुआ भी है। तो बिना वेदना के कोई भी वर्णन, जैसे लेखक जब अपनी रचना में आगे बढ़ रहे हैं तो लेखक को किन किन बातों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी मानसिक वेदना भी लेखक को होता है, कभी कभी वो जो चरित्र जिसका निर्माण वो खुद कर रहा है, ऐसा लगता है जो साधारणीकरण की स्थिति है, जो तादात्म्य की स्थिति है, तो लेखक तो खुद उसमें साधारणीकरण की स्थिति में आ जाता है और पाठक भी तादात्म्य की स्थिति में आ जाता है। तब समझिए कि वो रचना सफल है। अगर कोई वहाँ पर ऐसा दुखद वर्णन हो रहा है और पाठक के आंखों से भी आंसू गिरने लगे और लगेगा कि ये तो मैं हूँ, ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब वो सफल एक रचना हो सकती है और वो यहाँ पर संपूर्ण रूप से हम पाते हैं कि सफल है। बातचीत के आखिरी चरण में प्रोफेसर अभिजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इसके बाद फिर हम आखिरी हमारी जो बातचीत का जो अंतिम पड़ाव होगा वो होगा फिर एक बार लेखक श्री मृत्युंजय से। प्रोफेसर अभिजीत, मुखपृष्ठ के बारे में आपकी क्या सोच है, क्योंकि बहुत प्रभावित करने वाली है ये। अभी मैंने पिकासो का जिक्र किया था आपसे थोड़ी देर पहले, और ये मुखपृष्ठ देखते समय मुझे पिकासो की एक घटना याद आई थी कि इस मुखपृष्ठ में रंग भी है और सादापन भी है एक साथ। अब श्री मृत्युंजय, आप ही बताएं कि क्या वजह थी कि आपने ये मुखपृष्ठ चुना, सुनने वालों को अगर आप बताएं। ये मुखपृष्ठ एक्चुअली मेरे छोटे पुत्र शौनक की बनाई हुई है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर के काम तो पहले, आजकल तो ये काम सब करते भी नहीं, तो उनकी कुछ अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने ये कुछ बनाया था। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। तब तक मेरी किताब भी नहीं बनी थी। मैंने ऐसे उठा के देखा और मैंने कहा इसे तुमने फेंक क्यों दिया?
तो कहा कि ऐसे ही मैं करता रहता हूँ कुछ। हमने तुमने क्या सोचा होगा इसको करने के समय? तो उसने यही मुझे कहा कि उसकी जो सोच ये थी कि वो मनुष्य अपने जीवन में कितने खंडों में जीता है। सही बात है, बिल्कुल कि सही। हम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और हूँ, माँ के लिए कुछ और हूँ, लोगों के लिए कुछ और हूँ, तुम मुझसे कुछ अपेक्षा करते हो, मैं तुमसे कुछ अपेक्षा करता हूँ। ये बड़ी सोचिए, तब उसकी उम्र 17-18 साल भी नहीं होगी जब ये उसने बनाई थी। तो मुझे ये बात हमेशा लगती रही कि ये बात कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर सोच है। जब मैं इस उपन्यास को लिखने लगा तो मुझे लगा कि यही बात तो हमारे व्यक्तित्व, हम हमारे जो चरित्र बन रहे हैं उन चरित्रों का तो भी यही कहना है। बिल्कुल। तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और इसको फिर बाद में कुछ रंगों का इधर उधर सजाने का काम हमारे बड़े सिद्धहस्त लोग हैं आजकल, तो वो बैक सीट ले लिया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। हमारे ही नेम से मृत्युंजय चैटर्जी बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यहाँ के कलकत्ते के बहुत ही नामी माने जाते हैं। उन्होंने इसके फिर बाद में कुछ कलर्स वगैरह के जो यहाँ पर फ़र्क करने थे, अंतर करने थे, उन्होंने तभी इसको किया। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए मैं सबसे पहले शौनक को बधाई देना चाहूँगा उनकी इस अद्भुत और अभिनव सोच के लिए। मृत्युंजय चटर्जी भी बधाई के पात्र हैं। और सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं इस बातचीत के, जहाँ हमने गंगा रत्न विदेशी की समीक्षा की। हमारे साथ लेखक मौजूद थे, स्वयं श्री मृत्युंजय, प्रोफेसर अभिजीत सिंह मौजूद थे और डॉक्टर उषा शॉ मौजूद थी पाठिका। अंत फिर एक बार संगीत की उस लय के साथ जिसका समावेश इस उपन्यास में किया गया है और लोगों ने सराहा है। अभिजीत ने देशज गीतों की बात की, जी। तो एक बिरहा उससे बहुत प्रसिद्ध हुआ है, हमारे खूब लोग गाते हैं उसको। स्वागत है। ये चुहल है, बेसिकली आपस में घर गांव में गाते हैं। टिकुली से टिकुली बदल ले भौजी, कोदो से बदल ले धान, पियावा से पियावा बदल ले छोटे नदी, मोर पिया लड़का नादान। क्या बात है। नून दे हम मंगनी, तेल दे हम मंगनी, सैया के मंगनी ये न दे। नून दे हम मंगनी, तेल दे हम मंगनी, सैया के मंगनी ये न दे। हमारो पियावा हमें डाड़ी के जोखल, घटी है तके करा से ले। वाह, क्या बात है। हमारो पियावा हमें डाड़ी के जोखल, घटी है तके करा से ले, घटी है तके करा से ले। बहुत बढ़िया।